व्हाट विल बी द फ्यूचर लाइक? क्या फ्यूचर में उड़ती कार्स होंगी, स्पेस ट्रैवल पॉसिबल होगा, या फिर हर तरफ बेरोजगारी होगी और कुछ बिग कॉरपोरेशंस ही वर्ल्ड को रूल करेंगे और हर तरफ क्लाइमेट डिजास्टर होगा? ये सब प्रिडिक्शंस मूवीज की फैंटेसी और मीडिया की प्रिडिक्शंस हैं। फ्यूचर का प्रिडिक्शन सिंपल है, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। और उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के पीछे लिमिटेशंस है, कंप्यूटिंग की स्पीड और हाई कॉस्ट। बट मूरेज लॉ ये कहता है कि एक चिप का कंप्यूटिंग पावर हर 2 साल में डबल होता जाएगा और कॉस्ट आधा होता जाएगा। जैसे ही कंप्यूटिंग पावर अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचेगा और कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा, जो टेक्नोलॉजीज अंडर डेवलपमेंट आज की डेट में है, यही टेक्नोलॉजीज हमारे फ्यूचर को कंट्रोल करेंगी। अब सवाल यह है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी? डॉक्टर वॉटमैन, जो कि वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में डिपार्टमेंट ऑफ कैंसर में काम करते थे, 25 साल की उम्र में उन्हें पता चल गया कि उन्हें रेयर टाइप का कैंसर है और वो मैक्सिमम 30 साल तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। लकीली उस समय वहां पे जीनोम प्रोजेक्ट में काम चल रहा था और उनके कलीग्स ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर वॉटमैन को बचाने के लिए उनके पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे, डिफेक्टिव डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारी बॉडी में जितनी भी डेवलपमेंट और फंक्शंस होती हैं, ये सब की सब डीएनए कंट्रोल करता है। एक ह्यूमन जीनोम में लगभग 30,000 जीन्स होते हैं, जो कि 3 बिलियन डीएनए से मिलकर बने होते हैं। और ये जीन्स बॉडी के फंक्शंस और डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। डॉक्टर वॉटमैन के जीनोम सीक्वेंसिंग करके उन्होंने पाया कि उनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर जीन FLT3 का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रहा था। और लकीली उस समय मार्केट में स्टूडेंट नाम की ड्रग अवेलेबल थी, जो कि इस पर्टिकुलर जीन के प्रोडक्शन को कम कर सकती थी। वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट के हिसाब से केवल इंडिया में ही हर साल 7 लाख लोग कैंसर से मारे जाते हैं। अगर हम अर्ली एज में ही जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा जीन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट डेवलप कर सकते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटिंग का पावर इंक्रीज होता जाएगा और सीक्वेंसिंग का कॉस्ट कम होता जाएगा, कोई भी आम इंसान एक सिंपल ब्लड टेस्ट से अपने जीनोम सीक्वेंसिंग करवा सकता है और फ्यूचर में होने वाले डिजीज को प्रेडिक्ट कर सकता है। पुराने जमाने में बैंक्स की ब्रांच की जरूरत पड़ती थी पैसों के ट्रांजैक्शन करने के लिए। फिर एटीएम के डेवलपमेंट के बाद बैंक्स की इतनी सारी ब्रांचेस की जरूरत कम होने लगी और मोबाइल बैंकिंग के डेवलपमेंट के बाद एटीएम्स की जरूरत भी कम पड़ने लगी है। बैंक्स की जरूरत क्यों है? आप जरा सोचिए, आप अपना पैसा बैंक को देते हैं सेफली रखने के लिए, और बैंक की जिम्मेदारी यह है कि किसी को भी लोन देने से पहले पूरी रिसर्च करें। फाइनेंशियल क्राइसिस और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स की वजह से बैंक्स पे ट्रस्ट कम होता जा रहा है। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में तो गवर्नमेंट्स इनस्टेबल है, फाइनेंशियल सिस्टम इम्प्रॉपर है, वहां पे तो आप बैंक्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन है डिजिटल इनक्रिप्टेड एल्गोरिथम्स, जो कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन अनेबल करते हैं, जिसका एग्जांपल है ई वॉलेट्स और ब्लॉकचेन। बिटकॉइन इस ब्लॉकचेन की कड़ी में लीडर है। ब्लॉकचेन एक खाते की तरह होता है, जो कि पब्लिक है और ट्रेसेबल है। इस ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्रिएट करने के लिए आपको एक एल्गोरिथम सॉल्व करना होगा। एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए जो कैलकुलेशंस आप करेंगे वो एक ब्लॉक बन जाएगा, और जैसे ही आपके ब्लॉक इस चेन में जुड़ेंगे, आपको रिवार्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलेंगे और उस बिटकॉइन को आप अपने सिक्योर वॉलेट में सेव करके रखेंगे। जैसे जैसे बिटकॉइन की संख्या बढ़ती जाएगी, ये एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर और एनर्जी लगेगी। अब चूंकि ब्लॉकचेन पब्लिक है और ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल है, इसलिए ब्लॉकचेन को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस वॉलेट पे आप अपने बिटकॉइन को स्टोर करते हैं उसमें खतरा है। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो हैकर्स आपके वॉलेट से बिटकॉइन चुरा सकते हैं। ई वॉलेट भी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपना पैसा बैंक में ना सेव करके किसी वॉलेट में सेव करते हैं, और ये ट्रांजेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वॉलेट के थ्रू ही होता है। अफ्रीका की कई कंट्रीज में जहाँ पे गवर्नमेंट्स स्टेबल नहीं है, वहाँ पे ई वॉलेट्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। 2012 में सऊदी अरामको ऑयल कंपनी के नेटवर्क्स में शामून मालवेयर नाम का अटैक हुआ, जिसने कंपनी के 30,000 कंप्यूटर्स को डैमेज कर दिया। 2013 में एसोसिएटेड प्रेस के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया और ये ट्वीट पोस्ट कर दिया गया कि व्हाइट हाउस में अटैक हो चुका है और प्रेसिडेंट ओबामा इंजोर हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर ट्वीट से स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गया। इंटरनेट के एप्लीकेशंस के बढ़ जाने की वजह से नंबर ऑफ साइबर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। किसी भी साइबर अटैक के 3 पर्पस हो सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, अटैकर्स का एम आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना है। अवेलेबिलिटी, इसमें अटैकर्स का एम आपके सर्विस की अवेलेबिलिटी को रोकना है।
इसका एग्जांपल है DDoS, डिनायल ऑफ सर्विस। किसी वेबसाइट में अगर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाएगा, इससे उस नेटवर्क के सर्वर डाउन हो जाएंगे और आप उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे अटैक जनरली न्यूज़ की वेबसाइट्स या टिकट बुकिंग वेबसाइट्स में होते हैं। थर्ड है इंटीग्रिटी, जिसमें हैकर्स का पर्पस है आपकी हार्डवेयर को डैमेज करना। फ्यूचर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से आपकी कार, घर, अप्लायंसेस सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और उस वक्त साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जापान में लोगों की हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लो बर्थ रेट होने की वजह से वहां की पॉपुलेशन अगले 30 सालों में 60 प्लस हो जाएगी। एल्डरली केयर के लिए जापान ने रोबोट डेवलप करना शुरू कर दिया है। टोयोटा का फीमेल नर्सिंग रोबोट रोबिना, होंडा का एल्डरली केयर रोबोट असीमो, एस्ट का रोबोट पेट पारो। ह्यूमन केयर से रिलेटेड रोबोट्स की डेवलपमेंट उन कंट्रीज में ही ज़्यादा होंगी जहां पे रोबोट्स के प्रति कल्चरल एक्सेप्टेंस होगा। दूसरा एरिया जहां पे रोबोटिक्स डोमिनेट करेंगे वो होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज तक चाइना मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बना हुआ था क्योंकि उन्होंने अपनी लार्ज पॉपुलेशन को फोर्सफुली रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन करके सिटीज में धकेल दिया था। 1950s में जहां केवल 3% लोग ही सिटीज में रहते थे, वहीं 2006 में चाइना में 50% लोग सिटीज में रहते हैं। जितने ज़्यादा लोग सिटीज की तरफ माइग्रेट करते जाएंगे उतना ज़्यादा लो कॉस्ट लेबर चाइना को मिलता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ये नंबर बढ़ नहीं सकता। इसलिए चाइना फ्यूचर में कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए रोबोटिक्स में बहुत ही हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है। ह्यूमंस का जहाँ रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम है लेकिन उनको लाइफ टाइम कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, वह रोबोटिक्स का इनिशियल कॉस्ट भले ही ज़्यादा हो लेकिन उनका लाइफ टाइम कॉस्ट ह्यूमन से कम होता है। लेकिन रोबोटिक्स के डेवलपमेंट की वजह से कई कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे डाटा कलेक्शन इंक्रीज होता जाएगा और कंप्यूटर्स का कंप्यूटिंग पावर बढ़ता जाएगा, लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स डाटा को यूज करके हम एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का फ्यूचर में सॉल्यूशन खोज पाएंगे। इंडिया की एग्रीकल्चर और फार्मर सुसाइड एक मेजर प्रॉब्लम है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें सेंसर्स पूरे फील्ड में बिछे हुए होंगे और वो सेंस करके सॉफ्टवेयर को सिग्नल देंगे और ये सॉफ्टवेयर उन सारे इनपुट्स को एनालाइज करके एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग करेगा और फार्मर को बस उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे खेतों की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और फार्मर्स की कंडीशन भी। फाइनेंशियल वर्ल्ड में फ्यूचर में एक फिनटेक कंपनी आपके पैसों को ऑनलाइन डिपॉजिट लेगी और लोगों के रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके किसे लोन देना है और किसे नहीं देना है ये वो रियल टाइम डिसाइड कर सकेंगे। डिफेंस की फील्ड में यूएस में जब यूएस के ट्रूप्स इराक और अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थे, पेलेंटियर कंपनी ने अटैक्स के डेटा को एनालाइज करके रियल टाइम मैप्स क्रिएट किए, जिससे सोल्जर्स को ये पता चल सके कि किस एरिया में अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उन एरियाज को अवॉइड करके कई सोल्जर्स की जान बच गई। अब इन सारी इंडस्ट्रीज ऑफ फ्यूचर का कौन होगा सेंटर और इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको इन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आपको 3 फील्ड में फोकस करना होगा: डाटा मैनेजमेंट, डोमेन नॉलेज और साइबर सिक्योरिटी। इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज खोजने के लिए डेटा मैनेजमेंट की फील्ड में आपको कोई पर्टिकुलर स्किल सीखना होगा या तो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको अच्छा डोमेन नॉलेज होना चाहिए ताकि आप डेटा को एनालाइज करके टेक्निकल डिसीजंस ले पाएं।